नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। तानाशाह ने कभी सोचा नहीं था कि वक्त का ये दौर आ जाएगा कि उसके कारिंदे, उसके सांसद सांसद को आपको लग रहा होगा मैं कारिंदे कह रहा हूं, लेकिन कारिंदे ही टाइप के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। मुंह नहीं खोलते 11 साल तक, कितना ही अपमान हो जाए, कितनी बेइज्जती हो जाए, लेकिन साहब से डरते बहुत। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि तानाशाह का सबसे बड़ा डर ये होता है कि उसको डर ये लगता है कि लोग उससे डरना बंद ना कर दें। और प्रधानमंत्री जी के रिटायरमेंट प्लान से पहले यही हुआ कि लोगों ने उनसे डरना बंद कर दिया। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जो दिया गया है, जो लिया गया, उस कहानी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर एक बेचैनी पैदा कर दी। ये बता दिया कि जो सांसद बाहर से लाए गए हैं, बाहर से बनाए गए हैं, जो नेता दूसरी पार्टी से लाके बनाए गए हैं, क्या वो पार्टी के प्रति, क्या वो संघ के प्रति विश्वास रहेंगे और उनके उनका और जरूरत क्या पड़ रही है कि बाहर की पार्टी के नेताओं को लाख लाख के बड़े पद दे रहे हो, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता दरी बिछा रहे हैं। ये बात संघ से शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों तक फैल गई। राजीव प्रताप रूडी जैसे शरीफ सांसद ने भी अमित शाह पर डायरेक्ट निशाना साध दिया। डायरेक्ट मतलब बातों बातों में, और निशाना साधा उनके सबसे खास सांसद के जरिए, निशिकांत दुबे के ऊपर आरोप लगाते हुए कि निशिकांत दुबे की सरकार में मैं शामिल नहीं हूं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वालियान साहब के पक्ष में जिस तरह निशिकांत दुबे ने यह इशारा करने की कोशिश करी कि अमित शाह चाहते हैं कि संजीव वालियान के पक्ष में चुनाव हो जाए, लेकिन जीते वो राजीव प्रताप रूडी, और इसने गुजरात लॉबी को बेचैन कर दिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कोई मुश्किल चुनाव नहीं था। एनडीए के पास इतना ज्यादा बहुमत था कि चुनाव आसानी से निकल जाता, कोई शक नहीं था। लेकिन फिर सांसद बगावत कर सकते हैं, इस ख्याल ने मोदी, शाह और गुजरात लॉबी के पसीने छुड़ा दी। हालात यहां तक बिगड़ गए कि जो डिनर पार्टी थी, वो डिनर पार्टी जेपी नड्डा की कैंसिल करनी पड़ी, मोदी जी को कैंसिल करनी पड़ी। इतने बदतर हो गए कि मोदी जी को सांसदों की पीछे वाली सीट पे बैठना पड़ा। और बॉडी लैंग्वेज देखिए, बॉडी लैंग्वेज बड़ी उदास सी, परेशान सी, घबराई सी। तो ये होता है वक्त का फेर। और मैं हमेशा कहता हूं, जब वक्त खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ये यही हुआ। उपराष्ट्रपति के चुनाव में धड़कनें बढ़ गई और गडकरी साहब इसमें बड़ा खेल कर सकते हैं। इसकी चर्चाओं ने, जो दिल्ली में इसकी चर्चाएं हुई, उसने मोदी और शाह के पसीने छुड़ा दिए कि अगर गडकरी खेल कर गए, अगर 2-3 दर्जन सांसदों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट कर दिया, क्योंकि इसमें कोई विधेयक लागू नहीं होता। किसी सांसद ने अगर वोट नहीं दिया आपको, तो उसके ऊपर कोई दल बदल विधेयक, कानून लागू नहीं होगा। तो मोदी शाह को यह डर लगा कि अगर ऐसा खेला हो गया तो शायद रिटायरमेंट के प्लान से पहले ही इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अलग अलग खेमों में बैठ के बैठक हुई। इंडिया गठबंधन ने भी सबको इकट्ठा किया, सैंपल दिखाया कि भाई वोट कैसे करना है, एक भी वोट कैंसिल नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 19 सांसद राजस्थान से अलग अलग जगह से बुलाए गए। जिन जिन पे डर था कि ये क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, उनकी बताया जाता है, उनकी जासूसी कराई गई कि कहीं ये दूसरी पार्टी की तरफ तो नहीं है, कहीं इनका झुकाव दूसरी जगह तो नहीं है। और इस बेचैनी ने, इस खेमेबंदी ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई सवाल खड़े कर दिए। प्रत्याशी भले चुनाव जीत जाए, लेकिन अगर कम अंतर से जीता या हार गया, तो ये तय मानिए कि मोदी साहब और शाह साहब के दिन पूरे हो गए। ये तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही खत्म हो गई। संजय राउत बहुत कसके तीखा बोलते हैं। साहब ने इस तीखा बोलने के चक्कर में उनको जेल यात्रा करा दी ईडी की, लेकिन संजय राउत डरते नहीं। क्या कहा, मैं आपको सुनवाता हूं। के लिए देश के सांसद अपना वोट डालते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। कल प्रधानमंत्री भी मॉक पोल में खुद हाजिर थे, देखा मैंने। आज हमारे लोग बैठेंगे, सांसदों को भी मॉक पोल की जरूरत पड़ती है। 5-5, 10-10 बार सुन के आते हैं हम लोग, लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया है। तो उसमें एक वोट भी इधर का उधर न हो जाए या डिस्क्वालीफाई न हो जाए, इसलिए ये तैयारी करनी पड़ती है। ये देश के संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए चुनाव उपराष्ट्रपति पद का हो रहा है। हमारे पहले वाले उपराष्ट्रपति कहाँ है मालूम नहीं, किस हालत में है मालूम नहीं।
दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर उनको ले गया है, उस बारे में पता नहीं। जब तक मिस्टर धनखड़ पब्लिकली अपीयरेंस नहीं देते या सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते, तब तक हम ये सवाल पूछते रहेंगे कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ हैं। ये ध्यान में रखकर देश के सभी सांसदों ने मतदान करना चाहिए। जो लोकतंत्र की बात करेगा, जो हमको रीढ़ की हड्डी है ये दिखाने की कोशिश करेगा, उसको अगर इस प्रकार से गायब किया जाता है तो देश का लोकतंत्र मैं मानता हूं खतरे में है। लोगों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पास जो बहुमत आज नहीं है, ये ध्यान में रखकर सभी सांसदों ने देश की आत्मा क्या चाहती है और अपने खुद की अंतरात्मा क्या चाहती है, ये सोचकर वोटिंग करनी चाहिए। बड़ा नाजुक विषय उठा दिया संजय राउत ने कि देश की आत्मा क्या चाहती है, देश क्या चाहता है, लोकतंत्र क्या चाहता है, और किसी को कुछ शक है बताने में कि देश क्या चाहता है, लोकतंत्र क्या चाहता है। जिस तरह छोटे साहब ने लोकतंत्र की हत्या करी है, जिस तरह चुनाव आयोग को बिल्कुल निरंकुश बना दिया है, मुझे तो कहने में कोई शक नहीं है कि इतना नाकारा और इतना नपुंसक चुनाव आयोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो कोई शक नहीं रह गया कि देश की आत्मा क्या चाहती है। देश की आत्मा यही चाहती है कि साहब मुक्ति दे दीजिए इस देश को, रिटायर होइए, पूजा पाठ करिए, भजन कीर्तन में दिमाग लगाइए। ये जो आप संवैधानिक संस्थाओं की हत्या कर रहे हैं, जो बोलने वालों की जबान पे लगाम लगा रहे हैं, इससे अब मुक्त कर दीजिए देश को। पप्पू यादव ने भी तेज तर्रार सांसद हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें की हैं। सुनवाता हूं आपको कि उनका क्या कहना है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को सभी लोगों को मदद करनी चाहिए। सब लोग संविधान के रक्षक हैं और हस्त्र देख चुके। एक नहीं, सतपाल जी का देख लिया, धनखड़ जी का देख लिया, कई चुनाव आयोग का देख लिया, और बीजू जनता दल तो अपना खुद देख ही लिया। हस्त्र क्या बीजेपी ने पीठ में खंजर भोंका है। चंद्राबाबू नायडू जी को एहसास है कि क्या खंजर भोंका गया है। और नीतीश कुमार जी तो बेचारे ही हैं, तो उनका तो जो होना है वो तो 2 महीने बाद होना है, यदि आज नहीं चाहते तो इसीलिए इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक विचारों को यदि बचाना है तो इंडिया गठबंधन को सभी लोगों को वोट देना चाहिए। गुप्त वोट है, ये ओपन वोट तो है नहीं। और मुझे लगता है कि यदि थोड़ा भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान इस क्षेत्रीय पार्टी को बची होगी तो वो इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। ये पप्पू यादव ने सारे विपक्ष के जितने नेता इंडिया गठबंधन के, वो सांसदों को बता रहे हैं भाई गुप्त मतदान है, इसलिए परेशान मत हो। ये बिल्कुल परेशान मत हो कि अगर वोट नहीं दिया तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तुम्हारे द्वारे आ जाएगी, क्योंकि गुप्त मतदान है ये। बस एक बार मतदान कर दो, देश के लिए मतदान कर दो। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में भी बेचैनी है, जो घुटन महसूस कर रहे हैं, और साहब को डर लग रहा है कि गडकरी खेल ना कर दें। गडकरी से बहुत डरे हुए हैं। और सुना जाता है कि गडकरी जी ने सुबह गोवा के और कुछ जगह के सांसदों को अपने यहाँ नाश्ते पे बुला लिया है। 10:30 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। उससे पहले गडकरी ने बुलाया है नाश्ते पे, थी चर्चाएं चल रही हैं, और इन चर्चाओं ने साहब का तापमान बढ़ा दिया कि क्या गडकरी एंड टाइम पर कोई लोचा दे देंगे, कोई गोली दे देंगे। तो जाहिर है कि ये चीजें धीरे धीरे बड़ा रूप ले रही हैं, धीरे धीरे विस्तार का रूप ले रही हैं, और ये चीजें धीरे धीरे डरा रही हैं। इस बीच प्रियंका चतुर्वेदी, महाराष्ट्र की शिवसेना की तेज तर्रार नेता, उन्होंने भी मोदी और शाह पर हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वोट पड़ेंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किस तरफ है, कौन संविधान की तरफ है, कौन संविधान विरोधी है। जो ये चुनाव होने वाला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे ऊपर ये उपचुनाव क्यों लादा गया है? ये इसलिए लादा गया कि एक उपराष्ट्रपति का टेन्योर काट कर इन लोगों ने एक नए वाइस प्रेसिडेंट का चयन करने की सोची है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है। तो बाकी सारे दल, चाहे वो बीजू जनता दल हो, YSRCP हो
और बाकी जो भी न्यूट्रल सो कॉल न्यूट्रल दल हैं वो किस तरफ वोट करेंगे, उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि वो सही में संविधान विरोधियों के साथ, ताकतों के साथ खड़े हैं या संविधान की रक्षा में वो जुटे हुए हैं। ये ऑपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस दोज हु डू नॉट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये थी प्रियंका चतुर्वेदी, आप सुन रहे थे प्रियंका चतुर्वेदी को। उन्होंने कहा कि ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो जाहिर है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर भले एनडीए प्रत्याशी जीत जाए लेकिन अंतर कम रहता है तो ये साहब के लिए बहुत चुनौती होगी। इस बीच में दो प्रमुख पार्टियां, नवीन पटनायक और तेलंगाना के पूर्व सीएम, उन्होंने भी किनारा कर लिया है कि भाई बीआरएस ने कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। तो ये दक्षिण से भी जो साहब को एक बढ़त की उम्मीद थी वो खत्म हो गई है। गडकरी का प्लान एक्टिव है। इस बीच में जब नेपाल में घटना घटी और लोग हिंदुस्तान की चर्चा करने लगे, नेपाल में सोशल मीडिया बैन हुआ तो लाखों लोग सड़क पे आ गए। लगभग 20 लोगों की पुलिस गोली से मौत हो गई है, फौज की गोली से, सैनिकों की गोली से मौत हो गई है। 200 से ज्यादा घायल हैं। लोग संसद में घुस गए, तोड़फोड़ कर दी, प्राइम मिनिस्टर के घर में पथराव कर दिया। बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ है। और ये दुनिया के लिए सबक है कि जो तानाशाह होते हैं, जो निरंकुश शासक होते हैं, जो देश को डराना और धमकाना चाहते हैं, ये एक सबक है उन लोगों के लिए कि अब अगर क्रांति की बातें होंगी तो वो सड़क पे होंगी। कोई मतलब नहीं है भारत का, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश और नेपाल में ही भी राजा जो था वो राजा ऐसी निरंकुशता की बातें करता था, वो जनता को कूड़ादान समझता था। जनता के हितों की मतलब ही नहीं है कि एक दिन में सोशल मीडिया बंद की, भाई ट्विटर भी नहीं देखोगे, यूट्यूब नहीं देखोगे, इंस्टाग्राम नहीं देखोगे, व्हाट्सएप नहीं देखोगे। इस तरह की चीजें अगर आएंगी तो जनता फिर सड़क पे आएगी। और सबसे बड़ी बात है, जैन जी जो 18 से 30 साल के नौजवान थे वो सड़कों पर आए और पूरा नेपाल का सीन बदल दिया। भारत में लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। कभी होगा नहीं है, महात्मा गांधी का देश है। मैं कभी दुआ भी करूंगा कि भारत में कभी अशांति ना हो, लेकिन जेपी जैसा कोई बड़ा अहिंसक आंदोलन तो खड़ा हो सकता है। छोटी सी बात थी, लाखों लोग सड़क पर आ गए, नारा लगाया सिंहासन खाली करो की जनता आती है, और जनता ने हुकूमत बदल दी। जिस हुकूमत को बदलने का कोई सोच नहीं सकता था, जनता ने बदल दी। तो प्रधानमंत्री को भी समझना चाहिए कि हर समय गुजरात लॉबी के दबाव में आप चाहे सांसद हो, जनता हो, पत्रकार हो, लेखक हो, कवि हो, हर एक को अगर पुलिस का डर दिखाओगे, ईओडब्ल्यू का डर दिखाओगे, ईडी इनकम टैक्स का डर दिखाओगे तो जनता में बगावत तो होगी एक दिन। नेपाल और बांग्लादेश दोनों उदाहरण है। और शायद मोदी जी को डर यही लगता है कि अगर सिंहासन चला गया, अगर सत्ता चली गई तो उन्होंने जो कर्म किए हैं वो कर्म बहुत अच्छे नहीं है। आप सोचो, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री होता है, उसकी बेटी की शादी हो रही थी, हमारे गांव देहात पास पड़ोस में अगर बेटी की शादी हो रही होती है तो हम दुआ देते हैं, दुश्मन की बेटी भी हो तब भी दुआ देते हैं कि भाई तेरे को अच्छा सा सुखी परिवार मिले। लेकिन वहां क्या, वहां उस मुख्यमंत्री के घर पे बेटी की शादी के समय इनकम टैक्स के छापे पड़वा दिए जाते हैं। ये तंत्र है, ये देश है, इस तरह कहीं होता है। और उसने फिर एक संकेत दे दिया, एक क्रांति कर दी कि भाई अब बहुत हो गया, अब इंतहा हो गई। आप केजरीवाल को, चले हुए मुख्यमंत्री को, सोरेन को, हेमंत सोरेन को जेल भेज देती, कोई आरोपी साबित नहीं हो रहा। ईडी का रेट 1% से भी कम, 0.5% है। लेकिन ईडी विपक्ष के नेताओं को धमकाने के लिए, उनसे दल बदल कराने के लिए एक्टिव हो गई है। और जितना भी भ्रष्टाचारी नेता हो, बलात्कारी हो, हत्या हो, चोरी हो, डकैती में हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में इधर से घुसता है, उधर से साफ सुथरा बन के निकल जाता है। तो लोग कहते हैं कि भैया इनके अंदर कौन से सिरकाव के पर लगे हुए हैं, ये कौन सा दूध के धुले हुए हैं। सारे भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा कर लिया आपने भारतीय जनता पार्टी में। जो नेता आपके घर नहीं आ रहा तो आप उसको एजेंसियों से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। लोकतंत्र ऐसे चलता है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा एक वानगी है कि लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है। आप सोचिए, और राष्ट्रपति कह रहा है कि शाम तक एक्टिव है, 5 बजे तक एक्टिव है, और 2-3 घंटे बाद कह रहा है कि मैं बीमार हूं, बीमारी के कारण मैं इस्तीफा दे देता हूं अपने पद से। पूरे देश में सनसनी फैल गई। लेकिन तब सत्ता में बैठे मोदी और शाह को अंदाजा नहीं था कि दोबारा दूसरा उपराष्ट्रपति चुनना इतना भारी पड़ जाएगा। वो तो घमंड में थे कि जैसे हमने धनखड़ को चुन लिया, हम ऐसे किसी को भी चुन लेंगे। लेकिन अब जब पत्ते पलटे हैं, जब बाजी पलटी है, तो समझ आ रहा है कि ये सब चीजें कितना उनके लिए भारी पड़ गई, कितना उनके लिए नुकसानदायक हो गई। और अब खतरनाक बात यह है कि चीजें अब सामने आ रही हैं, चीजें अब सामने आ गई। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और मोदी के लिए इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा जाएगा, इसकी कल्पना नहीं करी थी किसी ने।
तो लोकतंत्र की इस लड़ाई में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर को लेकर जो आधार कार्ड को मान्य करने की बात कही, उसने भी निर्वाचन आयोग के तोते उड़ा दिए। ज्ञानेश कुमार जैसा नाकारे इंसान को समझ आनी चाहिए कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि एक देश में एक ऐसा नाकारा चुनाव आयोग था जिसने लोकतंत्र की हत्या कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि आप आधार कार्ड को माने नहीं, सारी दलीलें खारिज कर दी। योगेंद्र यादव बहुत एक्टिव आदमी थे, लगातार एसआईआर के मुद्दे पे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। वो कोई 2 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद आखिर वोटबंदी की साजिश पे एक बहुत बड़ा विराम लगा है। एक ऐतिहासिक आदेश आज मिला है सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में अब कह दिया है कि आधार को आपको जैसे 11 दस्तावेज थे उसी तरह से 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो एसआईआर नामक षड्यंत्र है वोटबंदी का, लाखों करोड़ों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर रखने का, इस षड्यंत्र के पीछे खेल ये था कि आप 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट दो। 11 में 2 तो ऐसे थे जो अच्छे डॉक्यूमेंट है लेकिन किसी के पास तो है नहीं, पासपोर्ट और एनआरसी। बाकी ये पीले दस्तावेज थे जो एविडेंशियरी वैल्यू तो है लेकिन बिहार में ज्यादातर लोगों के पास है नहीं। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो कि चुनाव आयोग खुद हमेशा स्वीकार करता रहा था, चाहे वो एपिक हो, आधार हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा जो डॉक्यूमेंट है वो हम मानेंगे नहीं, जो नहीं है वो मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि आधार मान लीजिए। 2 बार इशारा किया ऑर्डर में हल्के हल्के, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना। और जो लोग आधार स्वीकार कर रहे थे बीएलओ, उनको शो कॉज नोटिस दिया चुनाव आयोग ने। आज जब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आई तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि अब इशारे से काम नहीं चलेगा, आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना होगा, इसको पब्लिक के सामने ले जाना होगा। इस एक आदेश से बिहार में लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास इन 11 में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन आधार है, उन लोगों का वोटिंग राइट बचा है। सिर्फ बिहार के लिए नहीं, क्योंकि एसआईआर पूरे देश में लागू होगा, इसलिए देश में करोड़ों लोगों के वोटिंग राइट को, मताधिकार को बचाया है चुनाव आयोग ने। इस देश के संविधान की रक्षा करने की अंतिम जिम्मेवारी इस बिल्डिंग की है और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस जिम्मेवारी का मान किया। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योगेंद्र यादव की सुप्रीम कोर्ट ने उस जिम्मेदारी का मान किया, क्योंकि पूरे देश में एसआईआर के जरिए विपक्ष के वोटों काटने की एक बहुत खतरनाक साजिश चल रही थी। इसी तरह तो सत्य चुनाव जीता जाता है, इसी तरह तो सत्ता हासिल की जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन अरमानों पे रोक लगा दी। मैं चाहता हूं इस विषय में आप अपनी राय बताएं, कमेंट करें कि बातचीत कैसी लगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। शुक्रिया, थैंक यू।